हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर राकेश। और आज हम लोग देखने वाले हैं जो न्यू अभी कोरोना वायरस से भी लोग खतरनाक जिसके बारे में बोल रहे हैं, कोरोना से कमजोर बोल रहे हैं। सभी लोगों का अपना अपना है, अलग अलग जितना भी हमारा इन्वायरमेंट है, अलग अलग इन्वायरमेंट में ये वायरस का रिएक्शन अलग अलग हो रहा है। अलग अलग इम्यून सिस्टम वाले लोगों पर, ठीक है ना, अलग अलग ये एक्शन कर रहा है हमारा वायरस। जो अभी हमारा वायरस जो प्रेजेंट में इपिडेमिक के रूप में है, अभी अभी ये पेंडेमिक के रूप में नहीं माना गया है इसको। अभी रीजन है कि इपिडेमिक इसलिए इसे कहा जा रहा है क्योंकि अभी ये सिर्फ मोस्टली फाइंड हुआ है चाइना में और मलेशिया में, दो ही जगह ज्यादातर पाया जा रहा है इसका पेशेंट। जब ये पूरा वर्ल्ड वाइड मरीज मिलना शुरू हो जाएंगे मास लेवल में, बहुत ज्यादा लेवल में, तब जाकर के इसको हम लोग पेंडेमिक डिजीज के रूप में लेंगे। अभी इसको हम लोग एपिडेमिक डिजीज जो हमारा है HMPV वायरस, आज जो हम देखने वाले हैं HMPV वायरस के बारे में देखने वाले हैं कि आखिर ये होता क्या है, ये कैसे होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये किस टाइप्स के बैक्टीरिया हैं। पिक्चर तो इस तरह से दिखेगा आपको वायरस का पिक्चर। ये सिंगल स्टैंडर्ड है, यहां देख रहे हैं ना, ये एक ही स्टैंड है, सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है ये। और ये हमारा आरएनए वायरस है। ये कैसा वायरस है? आरएनए वायरस है, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे, ये तो वायरस का मेरा स्ट्रक्चर है। ये करता क्या है? मोस्टली अफेक्टेड इन द लंग्स। मोस्टली ये देखते हैं तो सबसे ज्यादा ये जो इफेक्ट करता है वो किसको इफेक्ट करता है? तो हमारा लंग्स को सबसे ज्यादा। जिस तरह से हमारा कोविड था, कोरोना वायरस जिसको बोलते हैं, जिसे हम लोग न्यूमोकोकस वायरस की बात करते हैं, ठीक है ना, जैसे हम लोग राइनो वायरस की बात करते हैं, बहुत सारे उसी ग्रुप का ये वायरस है। ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस वायरस नहीं है, हर मरीज पर अलग अलग सिम्टम्स प्रोवाइड करता है। अरे हम लोग जब बचपन में थे उस समय भी HMPV वायरस क्या है समझ लीजिए ना, सिंपल रूप से ये वायरस आज से नहीं, बहुत पहले से है। 2001 में बहुत मास लेवल पर मिला था मलेशिया में हमारा, तब पहले वहां पर। अभी पाया गया ज्यादा से ज्यादा चाइना में, तो इसलिए हम इसको चाइना का बात मानते नहीं। भारत में भी था ये वायरस, लेकिन पहले क्या था कि हम लोग फाइंडिंग ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि वायलेंस ही नहीं थी। सिम्टम्स में जब वायलेंस ही आएगा तब हम लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं। हम लोग भारत में जितने भी हैं तो ये चीजें होती है। इसके बारे में कहता है हमारा ह्यूमन मेटानिमो वायरस के बारे में कहता है HMPV इज अ वायरस दैट यूजुअली कॉज द सिम्टम्स सिमिलर द कॉमन कोल्ड। जैसे हमारा सर्दी खांसी बुखार वाला सिम्टम्स होता है ना, सेम ऐसा ही सिम्टम्स रहेगा। सर्दी खांसी छींक वाला सिम्टम्स आएगा और सेम वही है। हम अगर सिंपल अगर सर्दी खांसी बुखार जो अगर 5 दिन का है ना, अगर वही जांच कर लो ना तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है हम लोग, ठीक है ना। कॉमन कोल्ड है, इट इज कॉज अपर रेस्पिरेटरी। और ये करता क्या है? लंग्स के दोनों एरिया, अपर रेस्पिरेटरी में, अपर लंग्स में और लोअर लंग्स में, दोनों लंग्स को ये अफेक्टेड करता है, ठीक है ना। और ये दोनों लंग्स को, यानी कि हमारे बोथ लंग्स में नीचे भी कर सकते हैं और ऊपर भी करते हैं, दोनों करते हैं, ठीक है ना। तो यहां करते हैं। उसके बाद कहता है जैसे कि क्या, जैसे हमारा निमोनिया में लंग्स अफेक्टेड होता है, जैसे हमारा LRTI में है, LRTI लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है ना, इसमें है। और ऑब्स्ट्रक्टिव निमोनिया है हमारा, ठीक है ना, PCOD जिसको बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये भी कॉज करता है हमारा ये क्या, HMPV वायरस। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, समझिए, बहुत सिम्टम्स में। हाँ, लेकिन किसी किसी में कहता है ना कि कोई कोई एक ऐसा आदमी होता है जो बुखार से भी मर जाता है, सिंपल फीवर से जाता है। कभी कभी कोई आदमी को एड्स हो गया है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है, सिंड्रोम में चल रहा है उसका डिजीज, लेकिन फिर वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, और फिर भी वो रिकवर कर गया, यानी कि बड़ी डिजीज क्योर हो गई। और कभी कभी छोटा बीमारी से आदमी का डेथ हो जाता है। तो ये था हमारा जो HMPV वायरस में भी सेम एज इट इज है। अगर आपका सिम्टम्स वायलेंट हो गया तब तो दिक्कतें कर जाएगी। सिम्टम लेस वायलेंट है, कॉमन कोल्ड का सिम्टम है, सेल्फ रिकवर कर जाएंगे। नॉर्मल गर्म पानी, इलायची, घर का जो है हल्दी दूध पीते हैं, उससे भी ठीक हो जाता है। कभी कभी सर्दी, कभी कभी उसके लिए मेडिसिन लेना पड़ जाता है। तो आपके इम्यूनिटी और सिम्टम्स पर ही ये निर्भर करता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखें अभी ये फैलता सबसे ज्यादा जो है हमारा, ठीक है ना, अगर देखेंगे HMPV वायरस जो सबसे ज्यादा, तो विंटर सीजन में। कब? जब ठंडा शुरू हो और ठंडा जब खत्म होने वाला हो तो ज्यादातर ये होता है, ठीक है ना, कोल्ड का एक्सपोजर हो तो उस समय ये चीजें होती है। इसका देखेंगे कैरेक्टर जो है, वायरस का फैमिली जो है, ठीक है ना, पारामिक्सो वायरस। ये बहुत सारे पारामिक्सो वायरस का एग्जांपल्स है,
बहुत सारा पैरामिक्स होता है। जीनस देखेंगे तो इसका जीने के नाम से, ठीक है ना, मेटानिमोवायरस जो है जीनस है, इसीलिए, और ह्यूमन में ज्यादा इसका सिम्टम्स पाया जाता है, इसलिए इस वायरस का नाम दिया गया है ह्यूमन मेटानिमो वायरस, ठीक है ना, ये इसलिए इसका नाम दिया गया है, ठीक है ना। जीनोम्स के बारे में कहता है ये सिंगल स्टैंडर्ड है, निगेटिव सेंस है, निगेटिव सेंस आरएनए, निगेटिव आरएनए ये वायरस है और सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। बहुत सारे इसका अलग अलग ग्रुप भी है। अब कहता है इसके बारे में कि ये कॉमन कोल्ड का सिम्टम्स करता है और कुछ भी नहीं है। 10 से 12% रेस्पिरेटरी इलनेस जो ऐसा है कि आपको हो गया, सेल्फ रिकवर कर जाइएगा, पता ही नहीं चलेगा, इन्वेस्टिगेट कीजिएगा, डायग्नोसिस कीजिएगा, तब जाकर के आपको पता चलेगा। और ये मोस्टली ये निमोनिया कॉजेज करता है। ये इसका देखेंगे एपिडेमियोलॉजी तो कहां पर सबसे ज्यादा है, तो वर्ल्ड वाइड ये अभी है, लेकिन अभी वैलेंसी नहीं है, इसलिए इसको पेंडेमिक के तरह अभी नहीं ले गए हैं। लेकिन जब भारत में भी मास लेवल में बहुत सारा बीमारी, जब बहुत सारे मरीज इसका मिलना शुरू हो जाएंगे, पाकिस्तान में, इंडिया में, कनाडा में, हर जगह जब आना शुरू हो जाएगा ना, तब इस बीमारी को नाम देंगे, एपिडेमिक से हटा करके क्या देंगे, तो पेंडेमिक दे देंगे, ठीक है ना। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पूरे जगह है, हर जगह ये अभी फैल रहा है और सब जगह सेम चीज है। विंटर और अर्लियर स्प्रिंग जो है, ठीक है ना, गर्मी से शुरू होने से पहले जो ठंडा जमाव वाला जितना चीज रहता है, ठीक है ना, पॉपुलेशन इफेक्ट होते हैं, तो सबसे ज्यादा जो है हमारा इफेक्ट होता है वो है हमारा चिल्ड्रेन, बच्चे जो 5 साल से कम है, उसको सबसे ज्यादा निमोनिया होने का चांस ज्यादा रहता है। निमोनिया पंजरा मारने वाली जिसको बीमारी कहते हैं, बच्चों में जो पंजरा मार रहा है वही है हमारा, सबसे ज्यादा ये कॉमन पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अर्लियर में इंक्रीज सिवियरिटी, जिसका ज्यादा जो है एडल्ट में नहीं है जितना ज्यादा ओल्ड में है, जिसका वीक इम्यूनिटी है उसी को एडल्ट में ये होने का चांसेस है, अन्यथा नहीं है, ठीक है ना। और बाकी जिसका इम्यून सप्रेस रहेगा, जिसका इम्यून दिक्कतें है, जिसको इम्यून सप्रेसिव न चल रहा होगा, जो ऑटो इम्यून डिजीज से पहले से आदमी सफर कर रहे होंगे, उनको ये चांसेस होने का ज्यादा है। जो पहले से हाइपरटेंशन है, जिनको पहले से रेस्पिरेटरी डिजीज है, जिनको पहले से पास्ट हिस्ट्री में ट्यूबरकुलोसिस है, जिनके पास्ट हिस्ट्री में निमोनिया है, उनको ये सब बीमारियां होने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना। ट्रांसमिशन इसका देखेंगे तो सबसे पहला है प्राइमरी ट्रांसमिशन, डायरेक्ट जो है एक्टिव ट्रांसमिशन है, जैसे हमारा डायरेक्ट होगा नोज का ड्रॉपलेट से, माउथ के ड्रॉपलेट से, ठीक है ना। एयर ड्रॉपलेट है, एयरबॉर्न डिजीज इसको हम लोग ले चलते हैं और ड्रॉपलेट बॉर्न डिजीज में लेके चलते हैं, ठीक है ना। मोस्टली ये है ड्रॉपलेट से छींक रहा है, खांस रहा है कोई, ठीक है ना, इससे भी होने का चांसेस है। इंक्यूबेशन पीरियड देखेंगे तो जिस दिन इन्फेक्शन हुआ उसके 2 से 3 दिन, 3 से 6 दिन के अंदर आपको, ठीक है ना, सिवियरिटी आ जाना शुरू हो जाएगी और सिम्टम्स आना शुरू हो जाएगा। इंक्यूबेशन पीरियड इसका है 3 to 6 डेज के अंदर आपके शरीर में ये पूरा अच्छे से डिजीज कॉज कर देगा। ये जरूरी नहीं कि आज मरीज छुए तो आज ही आपको हो गया, नहीं, उसके 2 से 3 दिन 6 दिन रखते हैं आपको चांसेस है कि वो सिम्टम्स शो कर सकता है, ठीक है ना। इंक्यूबेशन पीरियड देख लिए। उसके बाद हम देखेंगे इसका तो होस्ट, तो ह्यूमन होस्ट है, मोस्टली होस्ट कौन है, ह्यूमन, हमसे ठीक करके दूसरे के हो गया। उसके बाद कहता है इसका सिम्टम्स में रेनी नोज, नाक से पानी बहना, नेजल कंजेशन, नाक में लगे बार बार फंसा हुआ है, बार बार साफ कर रहे हैं लेकिन लग रहा है कुछ ना कुछ फंसा हुआ है, ऐसा महसूस होगा। गला में खराश होगा, सोर थ्रोट जिसको बोलते हैं, कफ खांसी बार बार होगी, फीवर्स होगी, ये तो माइल्ड सिम्टम्स होंगे। जब सीवियर कॉजेज होगा, जब एचएमपीवी वायरस पूरा तरह से हावी हो जाएगा, तब क्या होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका लंग्स से बीजिंग साउंड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद डिफिकल्ट ब्रीदिंग होना शुरू हो जाएगा। ऐसे उसके बाद आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग आना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, शॉर्टनेस ऑफ एसओबी जिसको बोलते हैं। उसके बाद ब्रोंकाइटिस होगा, उसके बाद निमोनिया आपको होने जाने लगेगा। अब उसके बाद धीरे धीरे हाइपोक्सिया, आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, जैसे कोविड में होने लग रहा था, ठीक है ना। कहीं कहीं पर इम्बोलिज्म बनना शुरू हो जाएगा, बहुत सारे थ्रोम्बोसिस, इम्बोलिज्म बनना शुरू हो जाएगा उसके बाद लंग्स में आपको, ठीक है ना। देन वो सीवियरिटी करेगा। जैसे ही कोई भी अगर माइल्ड सिम्टम, तो आप घर से ट्रीटमेंट कर लीजिएगा। जैसे ही आपको ऑक्सीजन की कमी हो एचएमपीवी के कारण, तो आप तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन हो जाइए। बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, होम आइसोलेशन अभी सही नहीं है, आप जान लीजिए इस बात को लेकर के, ठीक है ना। जब सीवियरिटी हो, ये होता कैसे, सबसे पहले क्या करेगा, ये वायरस आएगा आपको नेजल के थ्रू। अब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो जितने भी पहले उसको डैमेज करेगा। जब वो डैमेज हो जाएगा, उसके बाद अंदर में कॉजेज होना शुरू हो जाएंगे, इन्फ्लामेशन, ठीक है ना। जैसे ही ये डैमेज होगा एपिथेलियल सेल, अब होगा इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के बाद आपके अंदर फिर सिम्टम्स के आना
जरूर हो जाएंगे, इन्फ्लामेशन का साइन आना शुरू होगा और उसी से सिम्टम्स। इसकी डायग्नोसिस करने के लिए है तो सबसे अच्छा है जैसे हमारा आरटीपीसीआर जो था नेजल स्वाब से या थ्रोट स्वाब से, यहां से आप आरटीपीसीआर कर सकते हैं, सेम एज इट इज है, ठीक है ना। ब्लड टेस्ट से ज्यादा जरूरी है, ये वायरल टेस्ट है और नेजल पे है, तो नाक में जो स्ट्रिप डाल करके टेस्ट करते थे एंटीजन टेस्ट, आप उससे कर लीजिए, अन्यथा एंटीबॉडी टेस्ट कर लीजिए आप, ठीक है ना, वायरल का, नहीं तो जितना भी है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ही आप डायग्नोसिस और जांच कराने से ज्यादा जरूरी है हर हमेशा कि आप सिम्टम्स देखो कि आपका सिम्टम्स कैसा है, सीवियरिटी कितना है। ये नहीं है कि जांच करा करके हम टेंशन में चले जाए कि हमको ये बीमारी हो गया, वो उससे ज्यादा जरूरी है कि आपको सिम्टम्स क्या है उससे डायग्नोसिस करके और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप लोग डायग्नोसिस की तरफ बढ़ेंगे, तब आप लोग उसके बाद देखेंगे आरटीपीसीआर करेंगे, फिर एंटीजन डायरेक्ट टेस्ट करेंगे, सार्स पीसीआर जिसको बोलते थे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे वायरल का कल्चर करेंगे, नेजल स्वाब लेकर के, थ्रोट का स्वाब लेकर के, ठीक है ना, और वायरस का कल्चर करेंगे, देखेंगे ग्रोथ करा करके कि वायरस है या नहीं, कौन सा वायरस है उसको आपको लैब से कराना होगा। उसके बाद हम लोग कराते हैं चेस्ट का एक्सरे, उसके बाद रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में एक्सरे कराएंगे और चेस्ट का सीटी स्कैन कराएंगे आप लोग, ठीक है ना। तो दो डायग्नोसिस रेडियोलॉजिकल में चला जाएगा, बाकी आपका स्वाब टेस्ट में हो जाएगा लेबोरेटरी में। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं चेस्ट सीटी और एक्सरे के बाद, उसके बाद आप लोग ब्लड टेस्ट में क्या कराएंगे, तो सबसे पहले कराएंगे कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे, उसके बाद वायरल मार्कर करेंगे साथ में, उसके बाद आपको करेंगे डी डाइमर का टेस्ट करेंगे, ताकि वो एम्बोलिज्म कितना बन रहा है, कितना ब्लॉकेज हमारे लंग्स को कर रहा है, कितना हार्ट को हमारे अफेक्ट कर रहा है, कितना हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, ये सब आपको डी डाइमर टेस्ट से पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इतना जांच करेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट जो है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स के अनुसार ही ट्रीटमेंट करना है, आपको ध्यान रखिए। कभी भी आप डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट नहीं, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि कोई भी इसका ऑथेंटिक ड्रग्स अभी खोज नहीं हुआ है, तो इसीलिए सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट करना है, हर हमेशा ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन अगर कम रहा है तो ऑक्सीजन देने की जरूरत है, जो भी फीवर है तो फीवर का हाइपरपायरेक्सिया है, ठीक है, तो उसकी ट्रीटमेंट हम लोग देंगे कि फीवर को डाउन करेंगे, स्पॉन्जी करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सांस लेने में दिक्कत है, ब्रोंकोडायलेटर का यूज करेंगे, जैसे हम लोग ब्रोंकोडायलेटर में जो निमोलाइजेशन होता है उसका यूज करेंगे, हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, निमोलाइजेशन करेंगे, सक्शन करेंगे, माउथ का, नेजल का, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का सक्शन करते रहेंगे कि कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट अंदर की तरफ ना चले जाए, इतना हम लोग देखेंगे। सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अगर नोजिया वोमिटिंग है तो हम लोग एंटी एमिसिड ड्रग भी देंगे, जो देखिए सिम्टम जैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट करना है। प्रिवेंशन के लिए कुछ लोग अभी एंटीबायोटिक्स का भी यूज कर रहे हैं, तो प्रिवेंशन में हम लोग यूज करते हैं उस सब चीज को, ठीक है ना। सीवियरिटी में है तो आप लोग वेंटिलेशन का यूज कर सकते हैं, वेंटिलेशन हो, बाईपेप हो, टीपेप हो, तो ये आपको यूज हो सकता है कि आपको वेंटिलेटर पर भी रखना पड़े जब ऑक्सीजन की कमी हो, तो डॉक्टर्स को मना नहीं करेंगे आप लोग, क्योंकि वो उनको रिक्वायर है हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, ठीक है ना। मॉनिटरिंग करते रहेंगे प्रत्येक घंटे प्रत्येक आवर में हम लोग मॉनिटरिंग करते रहेंगे, बीपी का, पल्स का, ऑक्सीजन का, हमारे रेस्पिरेटरी रेट का, चेस्ट का, लंग्स का, कि कैसा है, कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो इतना चीजें है। उसके बाद हम लोग का प्रिवेंशन है, जो प्रिवेंशन में हाइजीन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जो भी अफेक्टेड लोग हैं उससे दूर रहेंगे, 6 फीट दूरी या मास्क है जरूरी, वही स्लोगन याद रख लेना है आपको, 6 फीट का दूरी रखना है और मास्क, जो भी अफेक्टेड लोग हैं उससे डरना है, ना कि नॉन अफेक्टेड लोग से नहीं डरना है आपको, ठीक है ना। लेकिन अब कहेंगे कि 6 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड है तो 6 दिन तक तो सिम्टम्स आते नहीं है, तो अरे भाई तुम अपना इम्यूनिटी पर भरोसा रखो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आदमी से छुआछूत से ये हो रहा है, आपके पसीना से होने का चांस है, लेकिन किसके पसीने से, जो अफेक्टेड लोग हैं, जो पहले से अफेक्टेड लोग हैं उनसे आप मरीज के साथ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ग्लव्स का यूज करेंगे, उसके बाद अगर ग्लव्स नहीं है तो आप लोग तुरंत उसके बाद हाथ को अच्छे से वॉश करेंगे, हैंड वॉश करके, और अच्छे से सैनिटाइजर का भी यूज करेंगे आप लोग। प्रिवेंशन के लिए बहुत जरूरी है, मास्क लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद जितने भी हमारे पास आउटलेट ऑरिफिस है उसको क्लोज रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। प्रोटेक्टिव में देखेंगे तो मास्क के लिए हम आपको बोले आइसोलेशन, घर में रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा मार्केट की तरफ नहीं जाएंगे, भीड़ भाड़ एरिया में नहीं जाएंगे। उसके बाद अभी तक कोई वैक्सीनेशन इसका नहीं है, तो इसीलिए वैक्सीनेशन अभी तो कुछ है नहीं, हम लोग का जिसे है उसी के अनुसार हम लोग करेंगे। ये सिमिलर है कुछ वायरस है, जैसे इन्फ्लुएंजा का सिम्टम सेम एज इट इज है, कोरोना का सिम्टम सेम एज इट इज है, ठीक है ना।
इन्फ्लुएंजा वायरस का सेम एज इट इज इसी तरह करता है। तो आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, तो सार्स की बात करते हैं हम लोग, कोविड की बात करते हैं, कोरोना के ऐसा ही सिम्टम्स है तो कोविड इसको नहीं कह देना है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। इन्फ्लुएंजा है, पारा इन्फ्लुएंजा है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। इसके बाद कहता है अवेयरनेस कैंप भी चलाना होगा आप लोगों को। आप अगर मेडिकल फील्ड से हैं तो आपको क्या करना है, पब्लिकली आपको अवेयरनेस बतानी है कि जैसे कोविड में हम लोग बच रहे थे, सेम एज इट इज इसी तरह हमको इससे भी बचना है। आपको ग्लव्स का यूज करना है, हैंड सैनिटाइजर का यूज करना है, बार बार हैंड वॉश और माउथ वॉश और जितना भी ओरिफिस है उसको क्लोज करके रखना है, ज्यादा भीड़ भाड़ के एरिया में नहीं रहना है। ये बिहार सरकार भी इस गाइडलाइन को जारी कर दिया है। बिहार सरकार ये HMPV वायरस के बारे में लिख करके है। तो ये जो है हमारा गाइडलाइन है, बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। ये पब्लिक की गई है 6/1/2025 को बिहार सरकार ने एक गाइडलाइन दिया है, ठीक है ना, कि ये आपको कभी भी अगर इस तरह के हो रही हैं समस्याएं तो आप लोग ये कर सकते हैं। ये गाइडलाइन दे दी है, आपको हम स्क्रीनशॉट दे देंगे, आप लोग वो करेंगे, किसके कारण से हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है ना, ये आपको दिख जाएगा। ये दोनों दिन है, इंक्यूबेशन पीरियड दे दिया है, प्रत्येक दिन क्या क्या करना है। बिहार सरकार, हर राज्य सरकार ने अभी ही गाइडलाइन देना शुरू कर दिया है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट डे और भी इससे रिलेटेड कोई भी चीजें होंगी तो देखेंगे। आज तब तक के लिए धन्यवाद।